बच्चों, आज हम लोग इतिहास में अध्याय 7 मौर्य वंश और राजा अशोक इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। यह जो मौर्य वंश और राजा अशोक है, इनका समय काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद के समय को ईसवी कहा जाता है। तो ये जो घटना है, हम जिसके बारे में राजा अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। तो शुरू करते हैं पाठ को। भारत के राष्ट्रध्वज को आपने देखा होगा लहराते हुए, जैसे कि राष्ट्रध्वज को लहराते हुए देखा है। उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजे जो तिरंगे के बीच में बना हुआ जो चक्र है, यह चक्र कहाँ से आया? तो यह चक्र लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। हम जैसे कि यहाँ पर मौर्य वंश के राजा, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में मौर्य वंश का जो राजा था अशोक, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा राष्ट्रध्वज है, जो 3 रंगों का होता है, केसरिया, सफेद और हरे रंग का, है ना, और उसके बीच में जो चक्र बना हुआ रहता है, ये चक्र जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। और ये जो सारनाथ का स्तंभ है, जिसे मौर्य वंश का जो प्रसिद्ध राजा अशोक था उसी ने ही बनवाया था। आमतौर पर इतिहास में जिन राजाओं का नाम लेता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। हम अक्सर करके इतिहास में उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो बड़े बड़े युद्ध जीते हुए हैं, लेकिन अशोक की बात सबसे अलग है, क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता। क्योंकि क्या होता है कि हम अभी तक इतिहास में राजाओं महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो यही देख रहे थे कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे, उस पर जीत हासिल करते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, यही कर रहे थे। या फिर उसको राजा को क्या करते थे, सामंत राजा बना करके रखते थे, उनसे कर वसूलते थे, इसी प्रकार से किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर राजा अशोक जो था वो युद्ध के बदले धर्म के रास्ते पर चला और लोगों के दिलों को जीता। दया, प्रेम और करुणा को अपने शासन का आधार बनाया। पाठ यहाँ पर देखिए आगे क्या बताता है पाठ में। हम राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की, जो मौर्य वंश में अशोक से पहले हुए थे। हम लोग पहले मौर्य वंश के ही राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार है। उसके बाद में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के दादा जो थे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग टीवी में भी सीरियल देता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, तो अगर वह सीरियल देखोगे तो आप लोग को बहुत सी जानकारी जो है ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो अशोक के जो दादाजी थे वे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और वो बहुत वीर और साहसी थे। चाणक्य नाम के बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद को हरा दिया था। चाणक्य जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और उन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध का जो राजा था धनानंद, उनको हरा दिया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं का आगे बढ़ना रोक दिया। और उत्तर और पश्चिम के कई हिस्से जहां पर जैसे सिकंदर जो था, उसका जो सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस था, उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, और उससे उनको हरा कर, क्योंकि ये यूनान का राजा था, तो उसको हरा दिया और उसका आगे बढ़ना रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मेगस्थनीज नाम का राजदूत उनके पास भेजा। चाणक्य एक अच्छे लेखक भी थे, और उनकी पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र, उसमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसी समय मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया। तो यहाँ पर देखिए चाणक्य जो थे वे एक अच्छे लेखक भी थे, बुद्धिमान पंडित होने के साथ साथ में वे एक अच्छे लेखक भी थे, और उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सी जानकारी जो है उस समय की मिलती है। और उसी समय जो है मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया। मेगस्थनीज कौन था? जब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली तो मेगस्थनीज नाम का राजदूत उनके पास भेजा था, है ना,
तो वही मेगस्थनीज जो था उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका वर्णन जो है उसने अपनी पुस्तक इंडिका में उसका वर्णन किया। उसने लिखा है कि भारतीय सभ्य थे, वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। पुराने समय की बात देखिए कि भारतीय बहुत सभ्य थे और अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। अधिकतर गांव में रहकर खेती करते थे, सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था आदि। इस प्रकार का वर्णन जो है मेगस्थनीज के द्वारा अपनी लिखी गई पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। जब वो राजा बनता है उसने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीतकर अपने राज्य को और बड़ा बना लिया। अब वो क्या करता है? चंद्रगुप्त तो वीर और साहसी था ही, लेकिन उसका बेटा जो बिंदुसार था वो भी वैसे ही था और उसने क्या किया? दक्षिण के हिस्सों को वह जीत करके अपने राज्य को और बड़ा कर लेता है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। अब बिंदुसार का जो बेटा था वो था अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। जब अशोक जो है राज सिंहासन पर बैठा, इस समय मौर्य राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। मतलब कि जब अशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है तो उसके आते तक जो है उसका साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और साथ में साम्राज्य बढ़ने के साथ साथ में शक्तिशाली भी हो चुका था। अशोक भी अपने पिता और दादा की तरह वीर और साहसी था। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया। अब क्या हुआ? जब उसने युद्ध किया था कलिंग नामक, ये कलिंग के भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद जो था वहां पर उसने युद्ध किया और युद्ध में उसे हरा करके कलिंग का जो राजा था उसको युद्ध में हरा दिया और उसके बाद में उस राज्य को, कलिंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ये कलिंग युद्ध का अशोक का क्या प्रभाव पड़ा हम लोग देखते हैं। कलिंग युद्ध, आमतौर पर यह देखा गया है कि युद्ध में सफलता मिलने पर राजा खुश होते हैं। कोई भी राजा जैसे कि अगर युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद में जब वह जीत हासिल कर लेता है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर जब कलिंग युद्ध होता है तब कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ी जा रही थी, तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कलिंग युद्ध जीत कर भी अशोक का मन जो था वो दुख से भरा रहा, क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। बहुत दुखी होता है वह जब कलिंग युद्ध होता है तो, क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि बहुत से सैनिक जो हैं मारे जाते हैं और हजारों जो है घायल हो जाते हैं और जो भी सैनिक है उनकी स्त्री और बच्चे जो हैं, उनके सैनिकों की मृत्यु होने के बाद में उनकी स्त्री और बच्चे जो हैं बेसहारा हो जाते हैं। और इन्हीं सबको देख करके उसको, यानी कि अशोक को युद्ध में मिली जो सफलता है वो बेकार लगने लगती है। तभी उसने संकल्प किया कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेगा। अब वो क्या संकल्प लेता है? इन सब चीजों को देख करके, इन सब घटनाओं को देख करके, जब वो युद्ध करता है तो लाखों सैनिक मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उन्हीं सैनिकों की स्त्री और बच्चे जो है बेसहारा हो जाते हैं, जिसके कारण से उसको अपने युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगती है। तभी वह संकल्प लेता है कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने भी यह निश्चय किया कि वह हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा। और क्या संकल्प करता है, निश्चय क्या करता है कि शत्रु को हराने की जगह वह धर्म, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा, जिससे लोगों की भलाई हो सके, ऐसा ही कार्य वह करेगा। इन भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन्हें चट्टानों पर खुदवाया। इस प्रकार की जो उसकी भावना थी, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन्हें चट्टानों पर खुदवाया। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता। अब जो है राजा अशोक जो है अपने जो भी मतलब पत्थर पर खुदवाया था उसको यहाँ पर लिखा गया है कि जब वो 8 साल हो जाता है उसको राजा बनने के बाद में, तब वह कलिंग युद्ध जीतता है और इसमें उसके मन कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में पूरा वह लिखा हुआ है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आजाद जनपद हराया जाता है वहां लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहां रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ये जो है उनके द्वारा लिखा गया था। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। उसके बाद और क्या लिखा था? इस तरह हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। मतलब कि
जो युद्ध कर रहा है वो उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो नहीं कर रहा है, आम जनता है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसी के कारण से वह बहुत दुखी होता है। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। और वो क्या मानता है कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से कहीं अच्छा है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात ना सोचे। इस प्रकार की भावना जो है उसके मन में आती है, और इस बात को वो चट्टानों में इसलिए खुदवाता है ताकि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी से युद्ध ना करे, और युद्ध करके वो किसी को हानि ना पहुंचाए। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक यही समाप्त करती हूँ। इससे इसके आगे का टॉपिक हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे।